हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ाकिर हाशमी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराए और इसका ट्रीटमेंट है क्या। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी पेशेंट को वीक में 3 बार से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसे 3 बार टॉयलेट आ रहा है। टॉयलेट होता है वो हार्ड होता है और उसको काफ़ी स्ट्रेनिंग, यानी टॉयलेट जब जाता है पेशेंट तो स्ट्रेन यानी जोर लगाना पड़ता है और इनकम्प्लीटली इवैक्यूएट, यानी जब पेशेंट का जो पेट है वो ठीक से साफ़ नहीं होता, तो तब हम इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं और इसे कॉन्स्टिपेशन में कंसीडर करते हैं। अब बात यहाँ आती है रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है वो जेंडर। अगर किसी पेशेंट फीमेल, ये देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है मेल के मुकाबले। दूसरी बात यहाँ पर आती है ओल्ड एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है होता है। तीसरा यहाँ पर आता है इनएक्टिविटी। जो पेशेंट ज़्यादा रेस्ट करते हैं या ज़्यादा उनकी एक्टिविटी लिमिटेड होती है, यानी ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। और एक लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन। कोई पेशेंट अगर मेडिसिन ज़्यादा खा रहा है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। और एक आता है यहाँ पर लो फाइबर डाइट। तीसरा यहाँ पर आता है लो कैलोरी इनटेक, यानी कोई पेशेंट थोड़ा बहुत खाता है, यानी ठीक से नहीं खाता, तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब तीसरा हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के। अब कॉजेज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि बीमारी होती किस वजह से है, इसको जानने के लिए। तो कॉजेज़ में सबसे पहला जो कॉज आता है वो ये आता है कि लो फाइबर डाइट, लो लिक्विड इनटेक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी उसके डाइट में फाइबर कम है, लिक्विड को कम ले रहा है और सेडेंटरी उसका लाइफस्टाइल, यानी बैठना और लंबे टाइम तक पड़े रहना, या उसका इनएक्टिविटी, मतलब पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, जैसे लंबे टाइम तक कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं तो या टीवी देखते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। अगला यहाँ पर आता है जीआईटी डिजीज़। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें कुछ डिजीज़ की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो डिजीज़ होता है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ रुकावट पैदा हो जाती है, किसी वजह से रुकावट पैदा हो जाती है, जो हमारा स्टूल है वो नीचे की तरफ नहीं सरकता और जिससे कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तीसरा यहाँ पर आता है कार्सिनोमा। अगर हमारी इंटेस्टाइन में, कोलोन में कार्सिनोमा हो जाता है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। अगला यहाँ पर आता है जो एनल म्यूकोजल प्रोलैप्स, एनल म्यूकोजल प्रोलैप्स। और अगला यहाँ पर आता है रेक्टोसील। तो ये कुछ कंडीशन होती है जो हमारी जीआईटी ट्रैक से संबंधित होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगला यहाँ पर आता है कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। सबसे मेन और कॉमन प्रॉब्लम आती है इसमें हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जिस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। दूसरा आता है हाइपर पैराथायराइडिज्म, यानी जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है या हाइपर सिक्रेशन करने लगती है पैराथायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल बढ़ चुका है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और तीसरा आता है यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस। अगला यहाँ पर आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उस पेशेंट को भी बार बार कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगला यहाँ पर आता है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। तो कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं जिसमें भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है पार्किंसन डिजीज़। दूसरा यहाँ पर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तीसरा यहाँ पर आता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किसी तरह की इंजरी हो जाए। तो ये हमारी न्यूरोजेनिक फैक्टर होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक साइकोटिक फैक्टर में सबसे पहले आता है डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में जैसे एनोरेक्सिया, जो पेशेंट खाना उसको पसंद नहीं, उसको लगता है मेरी बॉडी ओवरवेट हो जाएगी या मेरा फिगर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए पेशेंट खा नहीं पाता और जिसे हम साइकोटिक डिजीज़ में कंसीडर करते हैं। और इसमें पेशेंट को भी इस पर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो उसे हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं और ये भी कॉन्स्टिपेशन कराता है।
तीसरा यहाँ पर आता है यूरेमिया। अगर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो जिसे यूरेमिया बोलते हैं। अगर ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो भी कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स। तो अगर कोई पेशेंट लगातार ड्रग्स लेता है या ड्रग्स इंटेक करता है तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ सबसे कॉमन ड्रग्स जो आती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी जो बीपी की मेडिसिन वगैरह होती है ये आती है, और कुछ इसमें जो हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को इफेक्टेड करती है यानी जो हमारी साइकोटिक ड्रग्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़िम्मेदार होती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगला यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन कि पेशेंट का क्या इन्वेस्टिगेशन करें। तो सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, और अगला यहाँ पर आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम लेवल देखते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियमिया तो नहीं है। फिर देखते हैं ब्लड के अंदर शुगर लेवल चेक करते हैं, अगर इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है। तीसरा यहाँ पर पैराथायराइड और थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, थायराइड और पैराथायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अगला यहाँ पर आता है स्टूल का एग्जामिनेशन। जो स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड वगैरह तो नहीं है स्टूल में, या कोलोनोस्कोपी। अगला हम टेस्ट कराते हैं सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। तो इसमें कोलोन में और इसको कैमरा वगैरह लगा के सब एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं। अगला अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट आता है। जनरल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है और आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये 3 चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं। तो काफ़ी पेशेंट को इसी चीज़ से आराम मिल जाता है। अगर इसी चीज़ से आराम नहीं मिलता तो फर्दर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है वो ऐसी हम मेडिसिन पेशेंट को बताते हैं जो हमारे स्टूल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दे। तो ऐसे लग्जेटिव बोलते हैं इनको। बल्क लग्जेटिव में जैसे इसबगोल आता है। इसबगोल क्या काम करता है, ये पानी का अब्जॉर्प्शन करा के तो हमारे स्टूल का कंटेंट जो है वो बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर स्टिमुलेशन मिल पाता है और हमारी बॉडी उसको इवैक्यूएट करने के लिए आगे फर्दर काम करती है। यहाँ पर आता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्या काम करते हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन। तो ये सॉफ्टनर क्या करते हैं, स्टूल को जो स्टूल के अंदर जाते हैं और उसको सॉफ्ट कर देते हैं, यानी इसको हार्डनेस को कम कर देते हैं, और जिससे वो इजीली इवैक्यूएट हो जाता है। तीसरा यहाँ पर अगला हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ऐसे हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो हमारी जो ब्लड के अंदर से हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, जिसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव बोलते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड से इंटेस्टाइन के अंदर पानी को लाती है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट भी होगा और उसको इजीली इवैक्यूएट करने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसी मेडिसिन है ग्लिसरीन, लैक्टुलोज, सर्बिटोल, ग्लिसरीन। ये ऐसी मेडिसिन है जो हमारे स्टूल को ऑस्मोलेटिकली वो हमारे ब्लड से वाटर को खींच के हमारे स्टूल को सॉफ्ट करती है इजीली। अगर स्टिमुलेशन ही नहीं आ रहा, यानी उसको इच्छा ही नहीं हो रही, तो उस इच्छा को पैदा करता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव क्या काम करते हैं, ये बॉडी के अंदर टॉयलेट करने की या स्टूल पास करने की इच्छा को बनाते हैं या जनरेट करते हैं, जिससे पेशेंट को टॉयलेट आता है। इसमें बिस्कोडाइल और कैस्टर ऑयल। अगला हम बात करते हैं एनीमा के बारे में। एनीमा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये 5 से 15 मिनट के अंदर इफ़ेक्ट दिखाता है और बहुत ही इजीली इसे एनएस के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। और ये एनीमा जो है वो कई तरह का होता है, जैसे वाटर एनीमा होता है या वाटर सोप एनीमा होता है या फॉस्फेट। ये फर्दर ट्रीटमेंट था। तो अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं टाइम टू टाइम ऐसी डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा।